हाय एवरीवन। स्वागत है फिर से इकोनॉमिक नॉलेज बाई अभी। आज हम ऐसे कंट्री के बारे में जानना जा रहे हैं जो कि जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। जी हाँ, थंबनेल देख के जान गए होंगे। आज हम कतर के बारे में जानेंगे, जहाँ के शेख हैं शेख तामीम बिन अहमद अल थानी, जो कि वहाँ के आमिर ऑफ द स्टेट ऑफ कतर है, यानी हेड ऑफ स्टेट है 2013 से। सो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए हम कतर एज अ कंट्री को जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कतर हम जानेंगे कतर है क्या। इसकी लोकेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है जियो पॉलिटिक्स में। अभी ईरान और वॉर चल रहा है उसकी वजह से। तो ये एक सॉवरेन नेशन है और ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिसुला। कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में। This small and strategically vital country cover approximately 11,586 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशन बनाता है वर्ल्ड में, पूरे रीजन में भी कह सकते हैं। कतर शेयर इट लैंड बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया to the south, while its extensive coastline is bordered by a Persian Gulf water। यानी एक साइड इसकी सऊदी अरेबिया से है, बाकी ओशियन से है, यानी पर्शियन गल्फ वाटर से है। और इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन प्लेस इट क्लोज मैरिटाइम प्रॉक्सिमेटली टू बहरीन है और यूएई है एंड ईरान है। This strategic location at the heart of the Gulf region has historically made Qatar as a crucial hub for trade, energy export and region diplomacy। ओवरऑल इंट्रोडक्शन यही है कि कतर लैंड बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, और जो बाकी है वो पर्शियन गल्फ वाटर के साथ है। और उसके जो नियर कंट्री हैं जैसे बहरीन हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट हो गया, ईरान हो गया। और ये हार्ट ऑफ द गल्फ रीजन में लोकेशन है इसकी, जो कि यहाँ से मेजर ट्रेड होता है एनर्जी एक्सपोर्ट का, जैसे नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, इस वजह से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हम जियोग्राफिकल फिजिकल लैंडस्केप देख लेते हैं। तो कतर ऑक्युपाई a small peninsula extending northward into the Persian Gulf from the Arabian Peninsula। तो कतर का काफ़ी छोटी कंट्री कतर है। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल, यानी। और यहाँ पे लो लाइंग डेजर्ट है, लाइमस्टोन बेडरॉक एंड सैंडी प्लेन है, जैसे यहाँ पे इमेज पे आप देख रहे होंगे। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ, ये कतर का वो across landscape peninsula extending 160 km in the Gulf। फ्लैट desert terrain with sand dune है। 573 किलोमीटर ऑफ प्रिस्टीन कोस्ट लाइन है। हाईएस्ट पॉइंट इसका है टुवाइर अल हमीर, जो कि 103 मीटर है। वो समझ में आ गया होगा। फिर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कतर का टेम्परेचर पीक समर में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में है, इक्वेटर की लाइन के पास ही मान के लिए थोड़ा ऊपर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये 58 से ऊपर भी चला जाता है काफ़ी बार। एनुअल टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस है इन विंटर, ओवर 45 से ऊपर समर में है। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की बात की जाए, क्योंकि ये पेनिसुला बेसिक पे पड़ता है, यानी उस रेंज पे है, तो वहाँ पे पानी बरसता नहीं है, वाटर रेनफॉल काफ़ी लेस है और एरिड क्लाइमेट है वहाँ का। फिर वाटर स्केर्सिटी ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है फ्रेश वाटर के। तो यहाँ पे लिखा भी है स्केर्सिटी चैलेंजेस विद नो परमानेंट रिवर और फ्रेश वाटर लेक। कह सकते हैं कि कतर के पास कोई परमानेंट रिवर नहीं है या कोई फ्रेश वाटर लेक नहीं है, जिसकी वजह से वाटर की स्केर्सिटी बनी रहती है। बात की जाए, कंट्री रिलाई हैविली ऑन डिसलिनेशन प्लांट फॉर पोर्टेबल वाटर, प्रोसेसिंग ओवर 500 मिलियन गैलन डेली टू मीट डिमांड। यानी इन्होंने आर्टिफिशियल डेसलिनेशन
बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट सेट की हुई है ताकि वाटर को फिल्टर करके उसे एज ए यूजेबल हो जाए, उस हिसाब से करती है, जो कि लगभग 500 मिलियन गैलन पर डे करती है। फिर है डिजर्टिफिकेशन, जैसे लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्ट एक्सपेंशन थ्रेटन लिमिटेड एग्रीकल्चर एरिया हो गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, नेटिव वेजिटेशन रिस्टोरेशन एंड एडवांस इरिगेशन टेक्निक, ये हो गया। फिर है इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव। अगर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कतर इन्वेस्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड में एंड कार्बन रिडक्शन प्रोग्राम अलाइंग विद विजन 2030। यानी हर कंट्री की तरह कतर ने भी अपना एक विजन बनाया है कि हाँ 2030 तक का 40 तक का हमें भी नेट कार्बन एमिशन बनना है, जिसके लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हों, लेस कार्बन एमिशन किया जाए, और जो मेजर प्रोजेक्ट है उसमें सोलर फार्म हो और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो, ये सब चीज़ें हो गई। फिर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है। सबसे पहले हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं, हम इसको फेज के हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। पहले क्या था, पर्ल डाइविंग एरिया था। कतर की जो इकोनॉमी थी वो फिशरीज पे डिपेंडेंट थी पहले के समय में, ये चीज़ है। फिर सेकेंड फेज आया जहाँ पे ब्रिटिशर प्रोटेक्टेटर हुआ, यानी 1916 में कतर जो था वो अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन आ गया, जो कि शेपिंग इन मॉडर्न गवर्नेंस हुआ। फिर तीसरा फेज आया कतर का, जब वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई। कब हुई ये? 1939 में ऑयल की डिस्कवर हो गया था। एक्सपोर्ट बिगिनिंग कब हुआ था? ये 1949 में हुआ था। उसके बाद से कह सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होने लग गई। फिर बात करते हैं लास्ट फेज यानी चौथे फेज के यानी टाइमलाइन की। तो इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ, तो कतर को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी 1949 तक का। हाँ ऑयल डिस्कवरी हो गई थी, सब कुछ हो रहा था, फिर भी ये ब्रिटेन के अंदर में था। इसे 1971 में इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद से इन्होंने रैपिड मॉडर्नाइजेशन किया एंड एलएनजी डेवलपमेंट किया। ये चीज़ हो गई, ये कुछ टाइमलाइन है जो कि कतर के हिस्ट्री से और मॉडर्न स्टेट में शो किया है मैंने। फिर हम पॉलिटिकल सिस्टम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कतर गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड लीडरशिप स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि 1971 में इंडिपेंडेंस हो गया था और फिर मॉडर्न स्टेट बना था। तो उसके बाद से काफ़ी पॉलिटिकल ओवरव्यू हुए यानी सिस्टम बने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कतर ऑपरेट एज ए एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी राजाशाही है ये मोनार्की, अंडर द लीडरशिप ऑफ एमिर who serve as the head of state and government. The Al Thani family has ruled Qatar since the mid-19th century, establishing a stable hereditary succession system. यानी यहाँ पे कतर में अल थानी फैमिली ही है जो कि रूल कर रही है 19th सेंचुरी से, और उन्होंने एक ऐसा स्टेबल सिस्टम बनाया है सक्सेशन का, यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कैसे टेक ओवर करेगी, काफ़ी अच्छा मॉडल बनाया है। तो कह सकते हैं कि अल थानी फैमिली मेंबर में ही अगला स्टेट ऑफ द वो बनेगा कतर का, यानी हेड ऑफ स्टेट बनेगा, ये चीज़ है। एब्सोल्यूट मोनार्की है विद एमिर एज अ हेड ऑफ स्टेट, एडवाइजरी काउंसिल है, सुरू काउंसिल जिसे कहा जाता है, जहाँ पे 45 मेंबर कैबिनेट है, मिनिस्ट्री ऑफ अपॉइंटमेंट बाई आमिर अल थानी फैमिली सेंट्रल टू गवर्नेंस, ये चीज़ है। तो बात की जाए पॉलिटिकल सिस्टम ओवरव्यू की, तो अल थानी फैमिली मेजरली है अभी और आगे भी रहेगी, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, उन्हीं के सक्सेशन आगे टेक ओवर करते रहते हैं, और टोटली मोनार्की बेस है यानी राजा ही रूल करता है यहाँ पे। फिर हम करंट लीडरशिप की बात करते हैं। तो लीडरशिप प्रायोरिटीज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ कतर रूलिंग फैमिली, इन्हें आप जानते होंगे। ये हैं शेख अल थाई तामीम जी, जो कि अभी एमिरात ऑफ हेड है, सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ पाऊँ, शेख तामीम बिन अहमद अल थानी वॉज सर्व एज आमिर ऑफ कतर सिंह 2013।
यानी 2013 से इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ये अभी तक देख रहे हैं इनके अंदर ही लीडरशिप चल रही है, गवर्नेंस चल रही है। अंडर दिस लीडरशिप कतर हैज परस्यू एम्बिशन मॉडर्नाइजेशन थ्रू विजन 2030, यानी इन्हीं के द्वारा विजन 2030 बनाया गया कि हाँ कार्बन न्यूट्रल होना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, उन सबसे रिलेटेड। और फीफा वर्ल्ड कप होस्टिंग में भी इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किया, जिसकी वजह से स्ट्रेथन ई रोल ऐसा रीजन मीडिएटर हुआ था। कि गवर्नमेंट फिगर की बात की जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अली थानी है, हु आल्सो सर्व एज अ फॉरेन मिनिस्टर, पहले वो सर्व कर चुके हैं एज अ कंट्री के लिए फॉरेन मिनिस्टर का। leading diplomatic initiative and economic reform that position Qatar as a global hub for energy, finance and international dialogue। तो इनके लीडरशिप में इन्होंने विजन देखा है 2030 तक का। इनके लीडरशिप में कतर ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया, और ये एज अ मीडिएटर रोल प्ले करते हैं काफ़ी कंट्री में जहाँ पे कुछ भी डिस्प्यूट हो कि हाँ आप आइए। दोहा इनकी कैपिटल सिटी वहाँ पे होती है। बात की जाए इनके प्राइम मिनिस्टर की, तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी है, जो कि पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये चीज़ है। फिर हम इकोनॉमिक ओवरव्यू देख लेते हैं। यानी 50% ऑफ जीडीपी जो है कतर की, वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर बेस्ड है, यानी कि 50% डिपेंडेंस किस पे है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर पे। ये चीज़ है। बात की जा रैंक अमंग द वर्ल्ड वेल्दिएस्ट पर कैपिटा ड्रिवन प्राइमरली बाय इट वास्ट हाइड्रोकार्बन रिजर्व। बात की जाए कतर की इकोनॉमी को, तो ये वर्ल्ड के वेल्दिएस्ट पर कैपिटा में आते हैं, यानी वहाँ का पर पर्सन बहुत ज़्यादा कमाता है, बहुत ज़्यादा अर्निंग करता है। वहाँ के लोग काफ़ी अमीर है। ये है हिंदी में अगर समझना चाहे, जो वहाँ की इकोनॉमी है उसमें की सेक्टर जैसे हाइड्रोकार्बन है, जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस आता है, जो कि लगभग 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा। जीडीपी सर्विस इंक्लूडिंग जैसे फाइनेंस हो गया, रियल इस्टेट हो गया एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। जीडीपी की बात की जाए तो रेजिलियंट ग्रोथ रही है, विद पर कैपिटा इनकम एक्सीडिंग $80,000 का, बहुत ज़्यादा है। इंडिया की बात की जाए तो लगभग $3,000, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कतर किया जाए। प्लेसिंग कतर among global leader, the government continues strategic investment to maintain economic stability while pursuing diversification initiative। हाँ, गवर्नमेंट वेरियर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कर रही है, ताकि अपने डिपेंडेंस जो 50% है जीडीपी का हाइड्रोकार्बन के ऊपर, उसको कम किया जा सके, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी। फिर हम एनर्जी सेक्टर की बात की जाए, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कतर में बहुत बड़े बड़े एलएनजी के भंडार है, रिजर्व है। तो ये नंबर 1 पे आते हैं एलएनजी एक्सपोर्ट करने के लिए। कितना करते हैं, लगभग 77 मिलियन टन ऑफ एलएनजी एनुअली टू ग्लोबल मार्केट, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। बात की जाए तो इनके पास नेचुरल गैस रिजर्व है, जो कि इन्हें बनाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन एसोसिएशन गैस रिजर्व। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट पाइपलाइन नेटवर्क है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं। ये चीज़ है। बात की जाए इनकी एलएनजी प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो कतर ऑपरेट थ्रू कतर एनर्जी विथ मल्टीपल मेगा ट्रेन एट रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा कि कतर में काफ़ी इंडस्ट्रियल सिटी उसमें से एक है रस लफान। द नॉर्थ फील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विल इंक्रीज कैपेसिटी टू 126 मिलियन टन पर एनुअली बाय 2027। अगर अभी की बात की जाए तो लगभग 77 से 80 मिलियन टन है एनुअली, जो कि इनका टारगेट है इसको बढ़ा के 125 मिलियन टन से ऊपर किया जाए। फिर ये हो गया। फिर है प्रूवन रिजर्व। बात की जाए कतर की, तो इनके पास लगभग 24.7 ट्रिलियन, याद रखिएगा बिलियन नहीं ट्रिलियन, क्यूबिक मीटर प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व है।
जो कि 13% ऑफ ग्लोबल रिजर्व को डिटरमाइन करती है। यानी पूरे वर्ल्ड में 13% नेचुरल गैस कतर के पास ही, या छोटी सी कंट्री है लेकिन इसके पास वर्ल्ड का 13% नेचुरल रिजर्व है। बात की जाए नॉर्थ फील्ड की, शेयर विद ईरान इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ कतर एनर्जी वेल्थ एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी हो गया। फिर बात करते हैं कतर के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो डॉल्फिन गैस पाइपलाइन डिलीवर नेचुरल गैस टू द यूएई एंड ओमान। तो कतर का एक कह सकते हैं कि पाइपलाइन है जो कि यूएई और ओमान में बना हुआ है, यानी पहुंचा हुआ है। वहां पे पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस प्रोवाइड की जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन इन द गल्फ रीजन। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जैसे ऑफशोर प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनशोर प्रोसेसिंग प्लांट है और डेडिकेटेड एक्सपोर्ट टर्मिनल है कि यहाँ एलएनजी हमने निकाला उसे तुरंत एक्सपोर्ट टर्मिनल पे ले गए और डायरेक्टली जिस भी कंट्री ने ऑर्डर दिया उसको हम फुलफिलमेंट कर ले। पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट टर्मिनल इन्होंने बना रखा है। फिर हम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट देखते हैं। तो विजन 2030 गोल एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी हम देखेंगे। पहला है फाइनेंस सेक्टर एक्सपेंशन थ्रू कटर फाइनेंशियल सेंटर एंड इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ। सो जो वहाँ के शेख हैं उनके द्वारा ये विजन लिया गया है, जिसमें से पहला कि फाइनेंस सेक्टर को उनको एक्सपेंशन करना है, फाइनेंशियल सेंटर बनाना है कतर को, जिसकी वजह से इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ हो। फिर है टूरिज्म डेवलपमेंट टारगेटिंग 6 मिलियन विजिटर एनुअली बाई 2030। और उन्होंने टारगेट रखा है कि लगभग 2030 तक का 6 मिलियन विजिटर है, यानी कि बाहर के कंट्री लोग कतर में आए, विजिट करें, घूमें टहले और इन्हें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी जोन इस्टेब्लिशिंग टू डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल बेस। और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना वो डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी बेस में भी कर दिया, ताकि ये डिपेंडेंस ना रहे हाइड्रोकार्बन के ऊपर। फिर है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव रिड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन डिपेंडेंसी फ्रॉम 60 to 40% ऑफ जीडीपी। और इनका टारगेट है कि 2030 तक का, जो कि 50 से 60% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है हाइड्रोकार्बन, उसको कम करके 35 से 40% जीडीपी करना है, जो कि कह सकते हैं काफी ज्यादा इम्प्रूव होगा अगर ऐसा कर ले गए। ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। यानी कतर ग्लोबल ट्रेड पार्टनर एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इसमें हम लोग सबसे पहले मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया मेनली नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है कतर से, जो कि इसकी वजह से ये मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर में आते हैं कतर के। चाइना अकाउंट फॉर ओवर 70% ऑफ एलएनजी एक्सपोर्ट। की इंपोर्ट सोर्सेस की बात की जाए तो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, यूएई हो गया, जो कि सप्लाई करते हैं मशीनरी एंड कंज्यूमर गुड। यानी एक्सपोर्ट ये सबसे ज़्यादा जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना को करते हैं। इंपोर्ट ये यूएसए, चाइना, जर्मनी और यूएई से करते हैं। एफडीआई इनफ्लो की बात की जाए तो लगभग $2.5 बिलियन एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एनर्जी एंड फाइनेंस सेक्टर में आते हैं। मेनली कह सकते हैं कि हाँ एनर्जी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। काफ़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात की जाए तो 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउ है डेजिग्नेटेड जोन एंड की सेक्टर में। ये चीज़ें हो गई, कह सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट इन्होंने बना रखा है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। फिर हम फाइनेंशियल सेक्टर देख लेते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे ये एक लगभग $450 बिलियन यानी $450 बिलियन बैंकिंग एसेट अंडर मैनेजमेंट है कतर का। बात की जाए कतर के फाइनेंशियल सेंटर की, तो वर्ल्ड क्लास बिजनेस है होस्टिंग 1000+ फर्म विद फेवरेबल टैक्स रिजीम। दोहा स्टॉक एक्सचेंज, अगर कतर की स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो वहाँ पे दोहा स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे चाइना में हम लेते हैं संघाई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज हो गया,
और यूएसए में है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह कतर में है दोहा स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ की कैपिटल मार्केट विद ग्रोइंग लिक्विडिटी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेस है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की जाए तो कतर का सेंट्रल बैंक है जो कि इंश्योर करता है स्टेबिलिटी एंड कंप्लायंस को वहाँ पे। हम क्यूएफसी देखते हैं, कतर फाइनेंशियल सेक्टर। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, ध्यान देने की बात है, ये हुआ था 2005 में। ऑपरेट हुआ था इंडिपेंडेंट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। ये होस्ट करता है इंटरनेशनल बैंक, एसेट मैनेजर एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफरिंग 100% फॉरेन ओनरशिप एंड जीरो कॉर्पोरेट टैक्स ऑन लोकली सोर्स प्रॉफिट। ये हो गया। डीएससी मैंने बात की ही थी, दोहा स्टॉक एक्सचेंज कब बना था ये ध्यान में रखिएगा, 1997 में। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज है इन द मीना रीजन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। रीसेंट रिफॉर्म की बात की जाए तो इनहेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड हो गया, इंक्रीज ओनरशिप लिमिट टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर, ये हो गया। हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म की, तो कतर ने भी इम्प्लीमेंट किया है बेसल थर्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन लाया है, फिनटेक इनोवेशन फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, और जो कतर का सेंट्रल बैंक है वो कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज पेमेंट सिस्टम एंड प्रमोट इस्लामिक बैंकिंग विच रिप्रेजेंट ओवर 25% ऑफ टोटल बैंकिंग एसेट। ये सब चीज़ें हैं कतर के फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको मैंने बताया है। कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा। फिर हम डेमोग्राफिक पॉपुलेशन स्टैटिक्स देख लेते हैं। 85% एक्सपेट्रेट पॉपुलेशन शेयर है कतर में। कतर की पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग वो 2.9 मिलियन है, विथ यूनिक डेमोग्राफिक कंपोजिशन वेयर एक्सपेट्रेट कंपेयर रफली 85% ऑफ रेसिडेंट। पॉपुलेशन हैज ग्रोन रैपिडली ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया हाई एट 99%। बात की जाए मेजॉरिटी कंसंट्रेट दोहा में है, उसके सराउंडिंग एरिया में है। और मीडियम एज की बात की जाए तो लगभग 32 साल है, जो कि यंग को रिफ्लेक्ट करती है वर्किंग एज पॉपुलेशन को। मेल सिग्निफिकेंटली आउट नंबर फीमेल ड्यू टू द लार्ज माइग्रेंट वर्कफोर्स इन कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी सेक्टर। बात की जाए डेमोग्राफिक एंड पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक की कतर में, तो वहाँ पे कतर की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, 2.9 है, यानी 29 लाख के करीब है। बाकी जितने भी हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो बाहरी के लोग हैं जो कि कतर में काम करते हैं, वहाँ की रिफाइनरी में काम करते हैं, एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, रियल इस्टेट में काम करते हैं, ये चीज़ है। फिर हम एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, तो 97% एडल्ट लिटरेसी रेट है। Qatar substantial investment in education, establishing Education City as a hub hosting branch, campuses of prestigious international university including Georgetown, Carnegie Mellon and Northwestern। और बात की जाए वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले, जैसे फ्री एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन है, एजुकेशन सिटी है विथ 8+ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, कतर फाउंडेशन लीडिंग रिसर्च इनिशिएटिव, और कतर का टारगेट है यानी गोल है कि टॉप 10 ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम 2030 तक का हो। ये चीज़ हो गई। तो कह सकते हैं बाकी कंट्री की तरह यहाँ पे शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, फ्री एजुकेशन है सारे सिटीजन को जो वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे सिटीजन ही बहुत कम है। ये चीज़। बात की जाए हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, इसको भी हम देख लेते हैं। लगभग 80.2 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी इतने साल एक एवरेज कतर का पर्सन जिंदा रहता है, लगभग 80 साल। इंडिया में बात की जाए तो लगभग 69, 70, 71 यही चलता रहता है। बात की जाए हेल्थ केयर एक्सेस की, तो कतर प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर थ्रू वेल फंडेड पब्लिक सिस्टम के द्वारा, जहाँ पे
अहमद मेडिकल कॉरपोरेशन सर्व एज अ प्राइमरी प्रोवाइडर है, ऑपरेट करता है 12 हॉस्पिटल एंड न्यूमरस हेल्थ सेंटर कहाँ पे कतर में, जहाँ पे रिसीव फ्री हेल्थ केयर वाइल एक्सपेट्रिएट एक्सेस सब्सिडाइज सर्विस थ्रू मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस, ये चीज़ है। फिर हम बात करते हैं मेजर हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे मेजर है हमाद जनरल हॉस्पिटल एज अ मेन टेरिटरी केयर फैसिलिटी है। सिड्रा मेडिसिन प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास वुमेन एंड चिल्ड्रन केयर। द हार्ट हॉस्पिटल एंड नेशनल सेंटर फॉर कैंसर केयर आफ्टर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्राइवेट फैसिलिटी लाइक अल अहिल हॉस्पिटल कॉम्प्लीमेंट पब्लिक सर्विस। फिर है गवर्नमेंट इनिशिएटिव यानी नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी प्रायोरिटाइज प्रिवेंटिव केयर मेंटल हेल्थ सर्विस क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट। कतर इन्वेस्ट हेavily in medical research training local healthcare professional and implementing electronic health records access of facility to ensure seamless patient care। बात की जाए कतर के हेल्थ केयर सर्विस की, तो वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पब्लिक सिस्टम उसके द्वारा इलाज होते हैं, फ्री में होते हैं जो वहाँ के सिटीजन है उनके लिए। और ये लगभग 12 हॉस्पिटल पब्लिक ऑपरेट करते हैं। हाँ, इनके प्राइवेट भी हैं, जैसे अल हिल हॉस्पिटल हो गया। और ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेल्थ केयर पे और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन और मेडिकल रिसर्च पे हेवनली पैसे खर्च कर रहे हैं। बात की जाए हेल्थ केयर एक्सेस की, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल सिटीजन है। फिर मेजर हॉस्पिटल की बात की जाए तो मैंने पहले बताया था अहमद मेडिकल कॉरपोरेशन है जो कि ऑपरेट करता है वहाँ का मेजर पूरे कतर में। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी काफ़ी है लिया गया ताकि हेल्थ पे फोकस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देख लेते हैं, तो सबसे पहले अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि अवार्ड विनिंग हब है। 50+ मिलियन पैसेंजर एनुअली, यानी इस एयरपोर्ट पे 50+ मिलियन यानी लगभग मान के चलिए 5 करोड़ लगभग एयरपोर्ट पे एनुअली ट्रैफिक रहता ही है। हमार पोर्ट है यानी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जहाँ पे 7.5 मिलियन टीईयू कैपेसिटी है। रोड नेटवर्क की बात की जाए कतर की तो लगभग 9,000 किलोमीटर है, मॉडर्न हाईवे कनेक्टिंग ऑल रीजन है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जो वहाँ का दोहा मेट्रो है वो 3 लाइन एंड 37 स्टेशन ऑपरेशनल है वहाँ पे। तो क्योंकि कंट्री बहुत छोटी है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो कह सकते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। फिर हम अर्बन डेवलपमेंट पे बात करते हैं, मिलनी है कि दोहा रैपिड एक्सपेंशन एंड स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के ऊपर, यानी 45% अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रही है 2010 के बाद से। दोहा है ट्रांसफॉर्म इनटू अ वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस थ्रू एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। द सिटी स्काईलाइन फीचरिंग आइकॉनिक टावर जैसे टॉर्नेडो टावर हो गया, एस्पायर टावर हो गया, जो कि मेजर डेवलपमेंट लाई जैसे मुसीरफ डाउन टाउन हो गया। दोहा शो के सस्टेनेबल अर्बन डिजाइन प्रिंसिपल, यानी यहाँ पे ये है कि कतर में बात की जाए तो अर्बनाइजेशन काफी तेज हुआ है। कब से? ये 2010 से मेनली। वहाँ पे बहुत ज्यादा स्काई लाइन यानी बड़े बड़े स्काई क्रैपर बने हैं और बड़ी बड़ी इमारतें से लेके हर चीज बन रही है। वहाँ पे डाउनटाउन जैसे सस्टेनेबल अर्बन डिजाइन प्रिंसिपल है। द पल कतर आर्टिफिशियली, बात की जाए कतर के पास आर्टिफिशियल आइलैंड है जो कि 32 किलोमीटर और ऐड हो गया उसके कोस्ट लाइन से, जहाँ पे लग्जरी रेसिडेंस यानी बड़े बड़े अमीरों के लिए लग्जरी रेसिडेंस बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है जो कि इंटीग्रेट करता है आईओटी टेक्नोलॉजी और ट्रैफिक मैनेजमेंट, यूटिलिटी एंड पब्लिक सर्विस, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड हो गए, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर
आर नाउ मैंडेटरी फॉर न्यू डेवलपमेंट, ये चीज़ है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट हुआ है दोहा और दोहा के नज़दीक के सिटी में। बड़े बड़े स्काई लाइन टावर बने हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ओवरऑल यही था। फिर हम मेजर नेशनल प्रोजेक्ट देख लेते हैं कतर का। तो सबसे पहले लुसाइल सिटी, a planned smart city spanning 38 kilometer square with residential, commercial and entertainment district, ये हो गया। फिर कतर रेल नेटवर्क, integrated metro and rail network connecting Doha with major destination and airport। दोहा इसलिए क्योंकि दोहा कतर की कैपिटल है, इसलिए। वर्ल्ड कप वेन्यू, 8 आइकॉनिक स्टेडियम with advanced cooling system and sustained architecture। फिर है आर्मोर फोर्ट। तो कह सकते हैं काफी कतर ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अपने मेजर प्रोजेक्ट में। जैसे लुसाई सिटी से लेके प्लान मेट्रो पॉलिस बनाना, दोहा को कनेक्ट करना, वेरियस के प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी 2 लाख रेसिडेंट का बनाना हो गया। फीफा वर्ल्ड कप वेन्यू का हो गया, उससे रिलेटेड काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी। तो ओवरऑल ये सब चीजें थे कतर के मेजर नेशनल प्रोजेक्ट। बात की जाए कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन के बारे में कतर की, तो प्रिजर्विंग कतर रिच कल्चरल लिगेसी, यानी वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे वर्ल्ड ड्राइविंग हेरिटेज है जो कि सेंट्रल टू कतराई आइडेंटिटी करता है विद है हिस्टोरिकल ड्रॉ बोर्ड विद सेलिब्रेट इन फेस्टिवल। फिर है फाल्कोनी, एक रिवर ट्रेडिशन है पास थ्रू जनरेशन सिंबलाइजिंग बीडन हेरिटेज एंड डेजर्ट कल्चर। ये कल्चर वहाँ का कहाँ का कतर का। ट्रेडिशनल ड्रेस हो गया, जैसे टॉप फॉर मैन हो गया एंड अबाया फॉर वुमेन हो गया, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल वैल्यू एंड मॉडिसिटी कतर की। यह कतराई क्रूजीन फीचर मोजबोस हैरिस एंड अरेबिक कॉफी ब्लेंडिंग वुडन एंड गल्फ इन्फ्लुएंस। तो कह सकते हैं कि हाँ, कतर काफी कल्चरली रिच लेगेसी को फॉलो करता है, जो उनके पूर्वज से लेके अभी तक चलता आ रहा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। ये सब चीजें थी। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न कल्चर एंड सोसाइटी की। तो कतर कल्चर लैंडस्केप है ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली, ब्लेंडिंग ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी। The Museum of Islamic Art and National Museum of Qatar showcase world class collection। यानी वहाँ पे मॉडर्न कल्चर की बात की जाए तो वहाँ पे मेनली 2 म्यूजियम की यहाँ पे बात की गई है, जैसे हो गया आर्ट एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर और एक है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। सॉरी मैं नहीं सही बता पा रहा, उसके लिए माफी। फिर अल जजीरा मीडिया नेटवर्क एज पोजीशन कतर एज अ ग्लोबल मीडिया हब। और वहाँ का जो मीडिया हाउस है अल जजीरा, उसकी बात की जाए तो उस मीडिया को पूरी वर्ल्ड सुनती है। ऐसा वो मीडिया नेटवर्क का हब अपने आप को शो करने की कोशिश की गई है, जो कि वहाँ के कल्चर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। द आर्ट सीन ड्राइव थ्रू कटारा कल्चर विलेज एंड एनुअल फिल्म फेस्टिवल हो गया। यूथ कल्चर embraces टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप while maintaining cultural value। सोशल चेंज, ये चीज अब बोला जाए तो काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया पहले के कंपेयर में, जो कि समय के हिसाब से सही चीज है। फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं। 2024 ग्लोबल डिप्लोमेसी फॉर फोकस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में भी बता दूंगा 2026 का, कोई दिक्कत नहीं। तो कतर के ग्लोबल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात की जाए तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बात की जाए ईरान और सऊदी अरेबिया हो गया, यूएसए हो गया, यूएई हो गया, अभी वॉर कंडीशन है। और कतर पे भी काफी मिसाइलें सुनने को मिल रही है, पर ये कंफर्म नहीं है, कोई भी मैं वो फॉल्स न्यूज नहीं देना चाह रहा हूँ। हाँ, लेकिन काफी जियो पॉलिटिकल टेंशन जोन में आता है। और कह सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो काफी कंट्री के साथ काफी अच्छा है, क्योंकि ये अपने आप को दोहा को एज अ मीडिएटर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, एज अ न्यूट्रल मीडिएटर इन रीजन कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने आप को करना चाह रहे हैं। बात की जाए ये यूएन के
एक्टिव मेंबर है सिंस 1971 से, फाउंडिंग मेंबर है जीसीसी के, और की मीडिएटर रोल प्ले करते हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये, और स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाई है मेजर पावर के साथ, जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, सबके साथ। फिर हम रीजनल इन्फ्लुएंस एंड जियो पॉलिटिक्स देख लेते हैं। तो कतर का पोजीशन मिडिल ईस्ट में पॉलिटिक्स में क्या, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रिलेशन मेंटेनिंग विद नेबरिंग, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, और रीजनल पावर्स हो गया। बात की जाए 2017 से 2021 तक का, तो गल्फ क्राइसिस रिजॉल्व थ्रू अल-उल्लाह डिक्लेरेशन, रिस्टोरिंग डिप्लोमेटिक टाई, ये हो गया। और इनका एक्टिव रोल रहता है सिक्योरिटी थ्रू यूएसएआई, एयर बेस पार्टनरशिप एंड मीडिएशन एफर्ट, ये हो गया। और इनकी इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ये बैलेंस डिप्लोमेसी अप्रोच फॉलो करते हैं अलायंस अक्रॉस जीसीसी से, टर्की हो गया, ईरान हो गया, और वेस्टर्न नेशन से। तो कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड के रीजन के हिसाब से और कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से। तो इसका इसलिए जियो पॉलिटिक्स में काफी इम्पोर्टेंट है। कहीं पे कुछ हुआ तो ये डिस्कस होता है कि दोहा में मीटिंग की जाए, किसी समझौते पे आया जाए, ये सब चीजें हैं। फिर हम इन्वायरमेंट चैलेंजेस देखते हैं। तो 80% ऑफ वाटर फ्रॉम डेस्टिलेशन से आता है, यानी फिल्ट्रेशन से आता है। ओशियन में बड़े बड़े मशीन लगा के फिल्टर करके ये उसी पानी को पीते हैं, ये है। जिसकी इस वाटर की स्केयरसिटी है, क्योंकि वहां पे कोई फ्रेश वाटर लेक है नहीं, कोई रिवर है नहीं नेचुरल जो कि पानी दे। तो इसीलिए ये डेसिलेशन पे डिपेंडेंस है। कार्बन फुट की बात की जाए तो हायर है पर कैपिटल एमिशन फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन एंड कूलिंग डिमांड की वजह से। वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी की बात की जाए तो कतर हैज इन्वेस्टेड हेavily इन एडवांस डेसिलिनेशन टेक्नोलॉजी एंड वाटर रिसाइकलिंग प्रोग्राम। अगर ये वाटर रिसाइकलिंग प्लांट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो पानी पी नहीं पाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी मदद से ये पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, ये चीज हो गया। और इनका मेन एम है कि एमिशन को रिड्यूस करना, और जिसके तहत ये वेरियस इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग हो गया, सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट हो गया। और बोला जाए तो इन्होंने टारगेट लिया है, विजन लिया है सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क के अंडर 2030 तक का, जहाँ पे इनका मेन है पॉलिसी या फोकस करना रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, ये सब चीजें हैं। तो हाँ, कंट्री आगे बढ़ रही है, काफी चैलेंजेस भी है, और हाँ उन सब चैलेंजेस को वो टैकल करके ये आगे बढ़ रही है। तो कह सकते हैं कि काफी अच्छा है यहाँ पे। ये सब चीजें थी, वो समझ आ गया होगा। फिर हम इकोनॉमिक चैलेंजेस देखते हैं। तो कतर की जो इकोनॉमी है वो सिग्निफिकेंट हेडविंड डिस्पाइट इट वेल्थ, heavily reliance on hydrocarbon revenue exposes the nation of global oil and gas prices। तो कह सकते हैं जो कतर की इकोनॉमी है वो हाइड्रोकार्बन यानी ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पर डिपेंडेंस है, जो कि उसके लिए काफी बड़ा चैलेंज है कि हाँ, एक सेक्टर पे डिपेंडेंस होना, कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरी कंट्री सफर करेगी। तो कह सकते हैं इकोनॉमिक रिस्क है बहुत बड़ा। ऑयल एंड गैस प्राइस वोलेटिलिटी रिस्क है, ये हो गया। हाई एक्सपेक्ट लेवल डिपेंडेंसी हो गया। स्लो प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। स्किल गैप इन नेशन वर्कफोर्स हो गया। तो ये कुछ चैलेंजेस है इकोनॉमिक से रिलेटेड। फिर हाँ, चैलेंजेस भी हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी होंगी ही ग्रोथ के लिए। तो नए नए सेक्टर में नया नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो कुछ इमर्जिंग सेक्टर हैं, जैसे टूरिज्म सेक्टर हो गया। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया होगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, काफी लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे। तो ये क्या प्रयास था, ये था कि टूरिज्म को लाना अपने देश में, कि हाँ, यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट भी होते हैं, F1 रेसिंग के लिए भी बातचीत करते रहते हैं, और खुद को एक स्पोर्ट इंडस्ट्री में प्रिवेंट करना, यानी कि उसमें डाइवर्सिफाई करना, एजुकेशन हब बनना, ये भी अपॉर्चुनिटी है कतर के पास ग्रोथ के लेके। फिर टेक्नोलॉजी यानी स्टार्टअप के लेके,
यानी ऐसा सिस्टम बनाना, ऐसा सपोर्ट करना, टैक्स रिजीम में छूट देना ताकि स्टार्टअप ग्रो हो। ये सब चीज है। वो अपॉर्चुनिटी आपको समझ आ गई? कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए, मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा। फिर हम देखते हैं उस सेक्शन मैंने बनाया, उस सेक्शन में हम कतर को, उसके विजन को हम समझेंगे। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, डेवलपिंग a स्किल नेशन वर्कफोर्स, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ये हो गया। फिर इनका विजन है कि सोशल डेवलपमेंट हो, प्रिजर्विंग कतराई आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, बिल्डिंग अ जस्ट अ केयरिंग सोसाइटी। यानी सोशल डेवलपमेंट मतलब कि अपने लोगों को प्रिजर्व करना, यानी उनके बचाना, उनके हेरिटेज यानी जो जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब है कि डाइवर्सिफिकेशन करना बियॉन्ड हाइड्रोकार्बन, यानी ऑयल और पेट्रोलियम पे डिपेंड ना होके टूरिज्म पे फोकस करना, फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस करना, रियल एस्टेट पे फोकस करना, ये सब चीज हो गया। फिर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, यानी कार्बन एमिशन को कम करना, सोलर एनर्जी पे फोकस करना, ये सब चीज है। तो हम इनके विजन भी देख लेते हैं कि इनका टारगेट है कि ये 2030 तक का अपने जीडीपी को उस डाइवर्सिफिकेशन कर सके नॉन ऑयल सेक्टर पे। जैसे काफी ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, रिन्यूएबल एनर्जी में कर रहे हैं, ताकि जो 50% है इनका, ये 40% हो, 30% हो। तो ये फोकस सर, वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप पे। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डील, मेजर पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप विद ग्लोबल लॉजिस्टिक लीडर, क्योंकि ये वर्ल्ड के नंबर 1 एलएनजी एक्सपोर्टर है। तो इनके काफी ज्यादा टाई अप है, काफी ज्यादा डील है, काफी ज्यादा पोर्ट से लेके ग्लोबल में। एनर्जी एग्रीमेंट है, यानी लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है एशिया में, यूरोप मार्केट में। यहाँ शॉर्ट टर्म में ना हो, हम किसी भी कंट्री में कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपोर्ट, तो उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, ये हो गया। फिर फाइनेंशियल वेंचर, ज्वाइंट इन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप थ्रू कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोलैबोरेशन ब्रिंगिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज टू कतर, ये हो गया। बात की जाए कतर की, तो पार्टनरशिप अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की जाए तो हामद पोर्ट हो गया, उसके एक्सपेंशन के रिगार्डिंग हो गया। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक फॉर्म इनहेंस मैरीटाइम ट्रेड कैपेसिटी, एलएनजी के सप्लाई एग्रीमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि एशिया यूरोप मार्केट में, ताकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहे, जैसे चाइना के साथ हो गया, जापान के साथ, जर्मनी के साथ, ये हो गया। अब बात की जाए फाइनेंशियल पार्टनरशिप में, तो कतर की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और जो ग्लोबल एसेट मैनेजर है, वो फोकस करना कि यहाँ 1000+ इंटरनेशनल फर्म आए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2030 के विजन के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। उस हिसाब से ये अपने पॉलिसी बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हैं। तो कह सकते हैं काफी बड़ा इन्होंने इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि एज अ कंट्री ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ उनके पास प्लान है, क्योंकि काफी कंट्री के पास कुछ प्लान नहीं होता, बस चल रहा है तो चलने देते हैं। फिर हम फ्यूचर आउटलुक देखते हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसके बाद एक और लास्ट है, फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो हम कतर की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी की बात की जाए तो पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ है, 2 से 3% वो एनुअली ग्रो हो रही है। और बात की जाए इसकी 64% एलएनजी कैपेसिटी इंक्रीज प्रोजेक्टेड है, यानी अपने एलएनजी जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसे 64% और बढ़ाना चाह रहे हैं। इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे नॉर्थ फील्ड एक्सपेंशन हो गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड कैपेसिटी हो गया, यानी पहले बात की थी 77 मिलियन टन है, तो इसको बढ़ा के वो 127 मिलियन टन बने, उससे ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो वहाँ की लूसियल सिटी है, जो डेवलपमेंट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो गया, while Qatar Free Zone positioning the nation as a regional business hub हो गया। और बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी में, तो 20% सोलर कैपेसिटी वो चाह रहे हैं 2030 तक का हो। और कतर होस्ट करे मेजर इवेंट हो, जैसे फीफा होल्ड कर चुका है
तो आईसीसी की कोई ट्रॉफी होस्ट करना चाहेगा या F1 रेसिंग टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ होस्ट करना चाहेगा। ये सब चीजें हैं कतर के फ्यूचर से रिगार्डिंग। फिर हम लास्ट में देखते हैं, हम समरी देख लेते हैं जो हमने पूरी डिस्कस की है आज के प्रेजेंटेशन में, आज के स्लाइड में। तो स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है, जिसकी वजह से वहाँ की हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है पूरे गल्फ रीजन में, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। चैलेंज की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन पे ज्यादा डिपेंडेंसी है, यानी कि ऑयल और पेट्रोलियम पे काफी डिपेंड है। वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी है, जिसके लिए इन्होंने बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं। और एक्सपेट्रिएट डोमिनेट है, यानी बाहर के लोगों का कतर में ज्यादा डोमिनेट है, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, ये हो गया। और जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब चैलेंजेस हैं। और विजन की बात की जाए तो उन्होंने 2030 के हिसाब से विजन किया है, डाइवर्सिफाई करेंगे, स्ट्रेटजी अक्रॉस ह्यूमन हो गया, सोशल हो गया, ये हो गया। और प्रोस्पेक्ट ये है कि आगे चल के ये टूरिज्म पे फोकस करे, टूरिज्म से पैसा ज्यादा है, स्पोर्ट हब का स्टेटस ले, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हो, ये चीजें हो गई। और लास्ट में आप सबको मैं थैंक यू बोलूंगा, अगर यहाँ तक देखे होंगे तो दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैं ईमेल आईडी से। कोई प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताऊंगा, पर्टिकुलरली बताऊंगा। आप ये ना समझिए कि अकेले पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। अगर यहाँ तक देखें हम, धन्यवाद। और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंट्री के टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।